लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलेशन के बारे में। सर्कुलेशन चैप्टर से ब्लड और इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले, व्हाट इज ब्लड? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर कई बार कंफ्यूजन रहता है कि ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसे हिंदी में तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो लिक्विड वाला पार्ट होता है। मैट्रिक्स जो होता है लिक्विड होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। मतलब टोटल ब्लड जो होता है, एक कंप्लीट ब्लड के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा, उसका जो लिक्विड वाला पार्ट है, और दूसरा होता है ब्लड कार्पसेल्स या जो ब्लड के सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं। तो इसके जो सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं, लाइक डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, जो भी होते हैं, ये सारे के सारे प्लाज्मा में ही सस्पेंडेड होते हैं, उसी में प्रेजेंट होते हैं। एक एडल्ट पर्सन की अगर बात करें तो उसमें एवरेज लगभग 5 से 6 लीटर जो है ब्लड प्रेजेंट होता है एक एडल्ट हेल्दी पर्सन में। जैसे कि मैंने बताया कि ब्लड के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला है जैसे प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक कलरलेस होमोजेनस फ्लूइड है। कलरलेस यानी इसका जैसे ब्लड का कलर रेड होता है, जो एक कंप्लीट ब्लड का कलर रेड अपीयर होता है, प्लाज्मा अलोन मतलब अपने आप में अकेला कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, होमोजेनस फ्लूइड होता है। और ये टोटल ब्लड का बाय वेट अगर हम देखेंगे, कुल भार जो होता है इसका, पूरे ब्लड का जो कुल भार होता है, उसका केवल और केवल प्लाज्मा 55% होता है। यानी प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड वाला पोर्शन है, तरल भाग है, या हम कह सकते हैं कि यह आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स को छोड़ करके जो शेष बचा हुआ भाग होता है ब्लड का, उसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें काफी सारे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले वाटर। पूरे प्लाज्मा का सबसे बड़ा परसेंट जो होता है वो वाटर होता है, लगभग 90%। 90% प्लाज्मा जो है वो वाटर ही है। कुछ प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं जो 5.5 टू 7.5 7.6% होती हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट है सेरम एल्ब्यूमिन, सेरम ग्लोब्यूलिन, सेरम फाइब्रिनोजन और सेरम प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो है, ये दोनों ही प्रोटीन जो है, ये क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि ब्लड कोएगुलेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें ये अपना रोल प्ले करते हैं। तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन एक क्लॉटिंग फैक्टर भी है। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लाइक फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, अमाइनो एसिड्स। ये ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं, यानी अकार्बनिक तत्व भी होते हैं, जैसे क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट ऑफ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बाइकार्बोनेट्स। ये सारे के सारे जो है इनऑर्गेनिक घटक हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि लाइपेज, डायस्टेज, प्रोटीएजेस, एस्टरेजेस, न्यूक्लियसेस, और इसके अलावा और भी एंजाइम्स होते हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम के अलावा हार्मोन्स भी कई सारे होते हैं, और एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो हार्मोन्स होते हैं उनके टारगेट ऑर्गन तक, उनके जो टारगेट ऑर्गन होंगे, लक्ष्य जो अंग होंगे, वहां तक प्लाज्मा, ये जो ब्लड है वही उसको फ्लो करके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। तो ऑब्वियसली प्लाज्मा में कई सारे जो है हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है, एड्रेनलिन है, पिट्यूटरिन है, यानी पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन पिट्यूटरिन। और गैसेस, मेनली रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे O2 एंड CO2, ये भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। तो ये सारे जो है हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसके संगठन वाली जो है ये पदार्थ है। इसके बाद है फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा क्या काम करता है? क्योंकि ये तरल भाग है, लिक्विड वाला पोर्शन है, तो ये काफी सारे जो है ट्रांसपोर्ट फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि बॉडी में कई सारे एलिमेंट्स को, कंपोनेंट्स को बॉडी में इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है। तो जैसे सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पूरा फूड जो है वो कंप्लीट उसका डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद वहां से एब्जॉर्ब किया गया जो भी फूड होगा, जो भी फूड कंपोनेंट्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, उनको प्लाज्मा की हेल्प से ही बॉडी में अलग अलग जगहों तक जो है प्लाज्मा की हेल्प से पहुंचाया जाता है, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, जो भी अनवांटेड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, CO2 है, इस तरह के और भी जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं, उनको रिमूव करने का काम भी ब्लड प्लाज्मा करता है।
डिस्पोजल ऑफ CO2, हमने जब हम गैसेस ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं वहां पर देखा होगा कि कुछ CO2 की अमाउंट है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है, और कुछ प्लाज्मा जो है उसको, कुछ तो कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन कुछ CO2 जो हो जाती है वो प्लाज्मा में डिस्पोज हो जाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर समझने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन को कैरी करने वाला मॉलिक्यूल वैसे हीमोग्लोबिन होता है, जो कि आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। लेकिन आरबीसी अपने आप में एक एलिमेंट है, हम कह सकते हैं एक कार्पसल्स है, एक कणिका है। उस ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है, उसको हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा ही है जो उसको फ्लोट करके, बहा करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रही है। तो वैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए जो कैरी करने वाला मॉलिक्यूल है वो हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन फिर भी प्लाज्मा जो है वो इन आरबीसीज को फ्लो कराने का काम करा रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ब्लड प्लाज्मा जो है ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन, हम जानते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके पास डक्ट्स नहीं होती हैं, और उनका जो भी सिक्रीशन होगा, जो भी केमिकल मैसेंजर हार्मोन होगा, वह ब्लड में ही रिलीज किया जाता है, और इसी की हेल्प से जो है वो अपने टारगेट ऑर्गन तक जो है अलग अलग जगह पर पहुंचता है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइटामिन हो गया, वाइटामिन का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में प्लाज्मा की हेल्प से हो रहा है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज की अगर बात करेंगे तो इसका अर्थ ये है कि कई सारी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होती है, तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो है हमें कई सारे वायरल और बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने का काम करता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, यानी उसको जो है बैलेंस बनाए रखने में भी प्लाज्मा का रोल होता है। अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो प्लाज्मा का जो मैक्सिमम वाटर जो पार्ट है वो स्वेटिंग के फॉर्म में, पसीने के रूप में बाहर आ जाता है, जिससे जो एक्सेस हीट होती है बॉडी की वो लॉस हो जाती है। तो इस तरह से जो है बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन में भी जो है प्लाज्मा रोल प्ले कर रहा है। और ब्लड क्लॉटिंग तो है ही, जैसे कि शुरुआत में आया था कि कुछ प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो है इनडायरेक्टली ब्लड क्लॉटिंग में या ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है। इसके बाद मैं लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल के सभी व्यूअर्स के लिए इसी चैनल पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज साइंस स्पॉटलाइट नाम से मैं जल्दी शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें साइंस, नेचर से रिलेटेड नॉलेज, रिसर्च और जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे उनके बारे में बताया जाएगा। इससे आप सभी को साइंस को और अच्छे से जानने का अवसर मिलेगा। तो ये सीरीज बहुत जल्दी शुरू होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी इस सीरीज पर वीडियो जो है लॉन्च होंगे, अपडेट होंगे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। ब्लड का जैसे बताया था, पहला पार्ट प्लाज्मा था, दूसरा पार्ट होता है ब्लड कार्पसल्स, जिनको हम रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। सेल्यूलर एलिमेंट्स जो है, ये सेल्यूलर कंपोनेंट, ये जितने भी सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं ये सारे प्लाज्मा में सस्पेंड होते हैं। 3 ब्लड कार्पसल्स के बारे में हमने पढ़ा होगा। एरिथ्रोसाइट्स, जिनको हम आरबीसीज भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज के नाम से जानी जाती हैं। ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज के नाम से जानी जाती है। और ब्लड प्लेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स या रुधिराणु या रक्ताणु भी कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स या जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनकी एक बहुत बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि ये एन्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी केंद्रकहीन स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। इनके पास न्यूक्लियस का अभाव होता है, और इनमें इसके अलावा कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सारे इसके पास क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो काफी स्पेशल जो है ये सेल होती है। अब इनकी जो नंबर्स होती हैं वो ब्लड में फिक्स होती हैं, और मतलब ये फिक्स बनी हुई रहनी चाहिए। नॉर्मल काउंट जो इनका होता है वो पुरुष में, मैन में 5 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, और विमेन में थोड़ा सा कम, 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड जो है इनका नॉर्मल काउंट होता है। मेमेलियन आरबीसी जो होती हैं वो सर्कुलर और बाइकॉन्केव डिस्क के समान होती हैं। यहाँ पर मैं आपको चित्र से दिखाना चाहूंगा, ये यहाँ पर फिगर में आप देख रहे होंगे, बाइकॉन्केव डिस्क के समान, मतलब कि दोनों ही साइड से, अगर आप इसकी दोनों साइड से, यानी कि जो ये ऊपर वाली साइड यहाँ पर है, ऊपरी जो सरफेस है, यहाँ से ये अंदर की तरफ धसी हुई, और इसकी निचली जो सतह होगी वो भी अंदर की तरफ धसी हुई होगी। तो बाइकॉन्केव, जैसे कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो बाइकॉन्केव दोनों ही सतह जो इसकी होती है, ऊपर की और नीचे की सतह होती है, दोनों तरफ से ये अंदर की ओर धसी होती है। तो इसे कहते हैं बाइकॉन्केव डिस्क के लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और सर्कुलर होती है।
वैसे ये हल्के येलोइश कलर की होती है, बट जब ग्रुप में होती है तब ये रेड अपीयर होती है। और सब अच्छी तरह जानते हैं कि जो इसका कलर होता है वो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड का जो रंग है वो रेड अपीयर होता है। तो हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो अभी बताया था कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। यहाँ पर एक चीज बतानी है कि जैसे कि मैंने बताया कि जो आरबीसीज होती हैं वो केंद्रकहीन होती हैं, लेकिन एक एक एक्सेप्शन जो है, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कैमल जो ऊंट होता है उसकी जो आरबीसीज होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि उसमें केंद्रक जो है प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर फंक्शन की बात करें तो आरबीसी का क्या फंक्शन होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। एरिथ्रोसाइट्स जो है उसकी सरफेस पर क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो लगा हुआ होता है, तो हम हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करने वाला मॉलिक्यूल है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ एक टेम्पररी कंपाउंड बनाता है, टेम्पररी उसके साथ बाइंड होता है और कंपाउंड जो बनता है वो बनता है HbO2। इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये एक टेम्पररी कंपाउंड है, जैसे ही टिश्यू में पहुंचेगा अगेन स्प्लिट हो जाएगा हीमोग्लोबिन और O2 में। ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज और सेल्स के द्वारा जो है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाती है और Hb जो हो जाता है वो और ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो आरबीसीज जो है उनकी सरफेस पर क्योंकि हीमोग्लोबिन लगा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। दूसरा CO2। आरबीसी जो है वो टिश्यू से या डिफरेंट बॉडी की जो सेल्स हैं वहां से लंग्स की ओर जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। दूसरी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो है ल्यूकोसाइट्स या व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स जिन्हें कहते हैं। ये मेजरली, ये ब्रॉडली हम कहें दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती हैं। एक है ग्रेन्युलोसाइट्स जो कि यहां पर है ग्रेन्युलोसाइट्स, और एक होती है एग्रेन्युलोसाइट्स। नाम से ही पता चल रहा है ग्रेन्युलोसाइट्स वो डब्ल्यूबीसी के टाइप्स जिनका साइटोप्लाज्म जो होता है ग्रैन्युलर फॉर्म में होता है यानी कणिकीय रूप में होता है। और ए ग्रैन्युलो, ए का मतलब है एब्सेंट। ए ग्रैन्युलोसाइट्स का अगर आप साइटोप्लाज्म देखोगे, इन सेल्स को अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे और इन सेल से अगर इनका कंपैरिजन करेंगे तो इनका जो साइटोप्लाज्म है ए ग्रैन्युलोसाइट्स का वो ए ग्रैन्युलर है, यानी कि उसमें कोई कण जो है आपको नहीं दिखाई देंगे। उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो होमोजिनस होता है, समांग मिश्रण होता है। ग्रैन्युलोसाइट्स में आप देखेंगे इनका जो साइटोप्लाज्म है इसमें आपको ग्रैन्यूल्स नजर आएंगे, छोटे छोटे कण, कणिकीय रूप में आपको इनका साइटोप्लाज्म नजर आएगा। इसके तीन टाइप है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। तीनों ही है, जैसे यहाँ पे लिखा है न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं ये फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनका भक्षण करते हैं। ये पैरासिटिक, इयोसिनोफिल्स जो होते हैं ये पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है फाइट करते हैं। ये बेसोफिल्स इन्फ्लामेटरी और एलर्जिक रिएक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट्स दो टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की फर्दर जो डिवीजन है वो जैसे बी लिम्फोसाइट्स, ये इंपॉर्टेंट इम्यून सेल हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो कंपैरेटिवली आप देखोगे अदर से काफी बड़े होते हैं। मोनोसाइट्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई के अगेंस्ट जो है फाइट करते हैं और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का जो मेन फंक्शन है वो है हमें हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना या रोगों से सुरक्षा करना। इसको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। डिटेल्स में इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है ताकि जो आपके लिए एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से और बहुत सटीक और पॉइंट वाइज नोट्स भी आपको मिल जाए और आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स भी बना सकते हैं। और जो हिंदी में, जो स्टूडेंट्स हिंदी में नोट्स बनाते हैं, तो मैं जैसे प्रत्येक पॉइंट को हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप साथ साथ में जो है उसका नोट्स बना सकते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स जो होती है, नाम से ही पता चल रहा है, ये नॉन पिगमेंटेड या हम कह सकते हैं कलरलेस जो है ये सेल्स होती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है या कोई भी अदर पिगमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है और इनके पास न्यूक्लियस होता है। और ये जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं आरबीसीज की तुलना में थोड़ा सा बड़ी होती है। दो कंडीशंस होंगी जब डब्ल्यूबीसीज की संख्या जो है नॉर्मली बड़ी हुई रहती है बॉडी में। एक चिल्ड्रंस में, इसीलिए आपने देखा होगा चिल्ड्रंस की जो इम्यूनिटी होती है वो काफी अच्छी होती है। चिल्ड्रंस में डब्ल्यूबीसीज का जो काउंट होता है वो एडल्ट्स की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। और दूसरा, पैथोलॉजिकल कंडीशंस में आपने देखा होगा जब भी आपकी बॉडी में इंफेक्शन होता है तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपको ब्लड टेस्ट, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या डब्ल्यूबीसी जो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल्स की अगर संख्या बढ़ी हुई है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में कहीं पर इन्फेक्शन है, कोई बैक्टीरियल, कोई भी वायरल किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। तो चिल्ड्रंस में और पैथोलॉजिकल कंडीशंस में इनकी संख्या नॉर्मली इंक्रीज होती है। डब्ल्यूबीसीज की संख्या अगर नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं।
तो डब्ल्यूबीसीज की संख्या अगर नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो इस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। और डिक्रीज्ड कंडीशन, अगर जो नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल रेंज से अगर कम 5000 टू 7000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड से अगर कम होगी तो इस कंडीशन को ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। तो ये बड़ी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ग्रेन्युलोसाइट्स, जैसे कि बताया था कि उनके साइटोप्लाज्म जो होंगे वो ग्रेन्यूल्स वहां पर प्रेजेंट होंगे और इनके साइटोप्लाज्म में लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस होता है। लोब्यूलेटेड न्यूक्लियस का मतलब है पालीयुक्त केंद्रक, उसमें मतलब अलग अलग लोब्स बने होंगे। जैसे एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स जो होते हैं, इनमें द्विपालित केंद्रक होता है, बाइलोब्ड, इस तरह का, जैसे मैं यहाँ पे फिगर से दिखा रहा हूँ, ये इस तरह की जो है दो पालियां होंगी, एक ये पोर्शन होगा, एक ये पोर्शन होगा। तो बाइलोब्ड न्यूक्लियस इनके पास होता है। और दोनों के दोनों जो लोब होते हैं, यहाँ पर से ये एक पार्ट से जुड़े होते हैं जिसे इस्थमस कहा जाता है। इनमें जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होते हैं राउंडेड होते हैं और ये कई सारे जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको एनगल्फ करने का काम करते हैं, इन्हें हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है जैसे बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में आपको बड़ा सा एस शेप का जो है न्यूक्लियस मिलेगा जिसमें दो या दो से ज्यादा लोब्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो कम लेकिन बड़े और स्फेरिकल्स होते हैं और ये अमीबॉइड होते हैं, यानी स्मॉल पार्टिकल्स को इंजेस्ट करने का काम करते हैं फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, इनमें पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है, यानी किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 तक लोब्स हो सकते हैं न्यूक्लियस में। और ये काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये जो भी बैक्टीरियल इन्वेजन बॉडी में होता है उसको फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा ये उसका भक्षण करके, उसको निगल करके, खा करके उस बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं और इस तरह से हमारी बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है डब्ल्यूबीसी की, एक ग्रेन्युलोसाइट जिनका साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होता, यानी होमोजेनस साइटोप्लाज्म इनका होता है, समांग कोशिका द्रव होता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल या किडनी शेप का हो सकता है। ये ग्रेन्युलोसाइट्स बताया था दो प्रकार की होती हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली सेल्स होती हैं, इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं। इनमें कंपैरेटिवली बड़ा केंद्रक होगा, लार्ज न्यूक्लियस होगा और ये जो होती हैं ये ब्लड कैपिलरी से कनेक्टिव टिश्यू तक जो है माइग्रेट करती हैं और मेन इनका जो फंक्शन है वो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना या घाव को भरना, वाउंड हीलिंग करना। मोनोसाइट्स जो होती हैं ये सबसे बड़ी जो है डब्ल्यूबीसी एक ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं जो बहुत छोटे न्यूक्लियस के साथ, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस के साथ होती है लेकिन काफी ज्यादा साइटोप्लाज्म की अमाउंट इनके पास होती है। मोनोसाइट्स जो होती है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कोई भी अदर फॉरेन बॉडीज जो आती हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस आते हैं टिश्यूज के अंदर, उनको ये इंजेस्ट करने का काम करती हैं। और ये जो है स्कैवेंजर्स होती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो बॉडी के अंदर जो भी डैमेज्ड सेल्स होती हैं या डेड सेल्स होती हैं, उनके डेड पार्ट्स होते हैं, उनको रिमूव करने का काम या उनको जो है डाइजेस्ट करने का काम जो है मोनोसाइट्स करती है। तीसरे प्रकार की जो ब्लड कैप्सूल्स होती हैं वो है ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। इसके बारे में जब हम ब्लड कोएगुलेशन पढ़ेंगे तो वहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत छोटी और कलरलेस जो है कैप्सूल्स होती हैं जो राउंडेड और ओवल सेल्स होती हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो है ब्लड कोएगुलेशन में, क्योंकि बहुत ही इनकी एक यूनिक जो पावर है वो है इनके पास जो है एडहेसिव पावर होती है, यानी चिपकने की क्षमता होती है और जो भी इंजरी वाला पोर्शन होता है, डैमेज टिश्यू होता है, उसको जो है ये पूरी तरह से क्लॉक करके, पूरी तरह से बंद कर देती है, एक दूसरे से चिपक जाती हैं सेल्स, जिससे कि जो एक्सेस ब्लड लॉस है उससे बचा जा सके। ये जो, जैसे कि मैंने बताया, ब्लड कोएगुलेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये जो है आपने ब्लड का जो टाइप, ब्लड क्या होता है, ब्लड के पार्ट्स, उसके कंपोजिशन, प्लाज्मा और ब्लड कैप्सूल्स के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में बस इतना ही है और अपकमिंग वीडियोस जो है जल्दी आने वाली हैं। इसके बाद हम जो अपकमिंग टॉपिक होगा वो होगा हेमेटोपोइसिस और हीमोपोइसिस पर। तो अगले आने वाले टॉपिक का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियोस को बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि लाइफ साइंस गुरुकुल चैनल पर जो है हम सभी व्यूअर्स के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो सीरीज साइंस स्पॉटलाइट नाम से शुरू करेंगे और इस पर हम जो है साइंस, नेचर से रिलेटेड जो भी रिसर्च है, लेटेस्ट नॉलेज है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उनके बारे में जो है बताया जाएगा, जिससे साइंस को और एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए आप चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।